सैफई विश्वविद्यालय कुलपति ने सीएम योगी से की मुलाकात। विश्वविद्यालय की प्रगति पर हुई चर्चा। चिकित्सा शिक्षा को लेकर समीक्षा बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल एटा दौरा। सीमेंट फैक्ट्री का करेंगे श्री गणेश। फैक्ट्री के सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी होगी बहाल। हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की 2 साल की सजा। ग्यारह सितंबर को काशी पहुंचेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। सीएम योगी के साथ कई मंत्री होंगे शामिल। व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन पर चर्चा संभव। उत्तर प्रदेश में एक और ऐतिहासिक शहर का बदला नाम। शाहजहांपुर के जलालाबाद को मिली नई पहचान। केंद्र ने लगाई मुहर। अब परशुरामपुरी से जाना जाएगा नगर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विश्वविद्यालय की प्रगति, शैक्षणिक योजनाओं और आगामी विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के कार्यों की सराहना करते हुए राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सकारात्मक दिशा में कार्य करने की अपेक्षा जताई है। कुलपति ने भी विश्वविद्यालय की भावी योजनाओं की जानकारी दी है और शासन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। तो सैफई विश्वविद्यालय कुलपति ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय की प्रगति पर इस दौरान चर्चा हुई है। बता दें कि चिकित्सा शिक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एटा से बड़ी खबर आ रही है। 21 अगस्त को सीएम योगी का एटा दौरा रहने वाला है। सुबह 10:50 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम एटा और ग्राम निगो हसनपुर मलावन में उनका आगमन होगा। 11 बजे सीमेंट प्लांट परिसर का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर तैयारियां इस समय चल रही हैं। तो 21 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एटा दौरा रहने वाला है। यहाँ पर वो सीमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए अधिकारियों ने निरीक्षण शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी वहीं पर उतारा जाएगा। 10:50 का समय इसके लिए मुकम्मल किया गया है। मंगलवार को जिले भर के अधिकारियों ने वहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया, आने जाने वालों की व्यवस्था को देखा है। 21 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी श्री सीमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस फैक्ट्री से 300 लोगों को सीधे और 400 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का एटा दौरा रहने वाला। 21 अगस्त को एटा जाएंगे सीएम और यहां पर सीमेंट फैक्ट्री का श्री गणेश उनके हाथों होना है, जिसके जरिए सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। बताया ये जा रहा है 300 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा, तो वहीं 400 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हेट स्पीच मामले में ये राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रोक दिया है। तो मऊ कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी विधायकी पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही थी। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि राहत उन्हें मिल गई है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया है और ऐसे में अब अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया है।
और इस बीच हरीश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ऐसे में आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि अब्बास अंसारी को यहाँ पर राहत मिल गई, हालांकि एमपीएमएलए कोर्ट की ओर से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, ऐसे में उनकी विधायकी पर तलवार लटक रही थी, लेकिन अब राहत उन्हें मिल गई है। देखिए, माननीय न्यायालय के निर्णय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जहाँ तक सवाल है निर्णय का, एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा दिया था, उसके आधार पर उनको माननीय उच्च न्यायालय ने राहत दी। ये विधि विशेषज्ञों के अध्ययन की बात है और वो इन विषयों को देखें। तो अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ऐसे में अब्बास अंसारी के लिए किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से पहले ही बात कही जा रही थी कि वो हाईकोर्ट में अप्लाई करेंगे, क्योंकि एमपीएमएलए कोर्ट के डिसीजन से वो खुश नहीं न्यायालय के विषय, इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की जाती। ठीक है, कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक टिप्पणी नहीं हो सकती है, न्यायालय का विषय है। बाकी जो कानूनी विषय है उसको जो कानूनविद है वही उस पर टिप्पणी कर सकते हैं या उसके बारे में अध्ययन करें। ठीक है हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो अब्बास अंसारी को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट से बड़ी राहत उन्हें मिल गई है, और ऐसे में अब जो 2 साल की सजा एमपीएमएलए कोर्ट की ओर से पहले उन्हें सुनाई गई थी, हालांकि तभी उनकी ओर से बात कह दी गई थी कि वो जो हाईकोर्ट में है अप्लाई करेंगे, और ऐसे में हाईकोर्ट में दस्तक देने के बाद अब उन्हें राहत मिल गई है। अब्बास अंसारी की 2 साल की जो सजा थी उसे हाईकोर्ट की ओर से निरस्त कर दिया गया, और ऐसे में बड़ी राहत के जरिए एक बार फिर से उनकी विधायकी जो है वो बहाल हो जाएगी। तो हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत उन्हें मिल गई है। एमपीएमएलए कोर्ट की ओर से 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट में अपील करने के बाद उन्हें राहत अब मिल गई है। और अब्बास अंसारी, जो कि हेट स्पीच के मामले में उनकी मुश्किलें पहले बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और अब उन्हें राहत मिल गई है। और इस बीच हमारे साथ राघवेंद्र दुबे जुड़ गए हैं, सभा प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले ऐसे में आपकी पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर कि अब्बास अंसारी को यहाँ पर राहत मिल गई है, उनकी ओर से एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में अप्लाई किया गया था और राहत अब उन्हें मिल गई है। देखिए, बहुत सारे मामलों में जाकर के कोर्ट में जाकर के राहत मिली। अभी जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से चाहे वो आजम खान हो, उन पर एक एक दिन में दर्जनों मुकदमे लगाए गए हों, 75 इकट्ठे मुकदमे लगा दिए गए। किताब चोरी जैसे, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी। बताइए, जिनके यहाँ उनका बेटा भी विधायक है, वो खुद सांसद भी रहे, विधायक रहे, इतने बार मंत्री रहे, उनकी पत्नी भी रही, और उन पर ये आरोप ऐसे लगाए गए। वो सरकार के सारे इशारे पे बहुत सारे काम किए गए हैं, और मुझे लगता है कि कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। सरकार जिस तरीके से तानाशाही पर उतरी हुई है, और जो भी विपक्ष के नेता हैं उन पर मनमाने ढंग से, सभी जानते हैं कि किस तरीके से पुलिस सरकार के इशारे पर बहुत सारे मुकदमे लगा देती है, बाद में जाकर के वो कोर्ट में जाकर के वो फेल हो जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत तो हो जाती है, नैतिकता सरकार में नहीं बची है, लेकिन दिक्कत ये जरूर हो जाती सामने वाले को, विपक्ष को। इतना कभी हमने देखा नहीं कि कभी सरकार इतनी ज्यादा निम्नता पर उतरी हो। मुझे लग रहा है कोर्ट में जाकर के उनको न्याय मिलेगा। जो भी मुकदमे, और भी कई मुकदमे ऐसे बहुत सारे लोगों पर। सर, भड़काऊ भाषण तो उनकी ओर से दिया ही गया था ना 2022 में। देखिए, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट अगर लगता है कि कोई भी रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो या दूसरे दलों के नेता से, ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने कई भाषण दिए थे, अमित शाह जी ने कई भाषण दिए थे, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने दिए थे, योगी आदित्यनाथ जी ने दिए थे, उन पर क्यों नहीं हुआ? चाहे वो चुनाव आयोग हो, चुनाव आयोग इस समय कटघरे में क्यों है? इसीलिए तो वो कटघरे में है कि चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। अभी कोई भाषण कोई दे दे अगर विपक्ष का नेता, तो उसके प्रति आप कार्रवाई करेंगे। अगर वही सत्ता पक्ष का कोई नेता करता है तो आप उसको। तो आप अभी कोर्ट के फैसले से खुश हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल जरूर खुश होंगे। सर, आपका बर्ताव थोड़ा ऐसा है कि मीठा मीठा ठीक है, कड़वा कड़वा थू थू आप कर देते हैं, कि जब आपके उसमें फैसला आया तो आप वाह वाह करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा इतर फैसला आ जाता है तो उस पर आपकी फिर वही शुरू हो जाता है कि उनके पक्ष में है। आप एक भी मामला बताइए जिसमें अगर कोर्ट का कोई मामला हुआ, कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, हमने उस पर प्रतिक्रिया
संविधान सम्मत जो चीजें उस पर कोर्ट के विरोध में कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि व्यक्ति को अपना खुद एक निर्णय उसका होता है, उसको लगता है लोअर कोर्ट से कोई फैसला आया है वो उसके पक्ष में नहीं, तो वो आगे जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको आजादी मिली हुई इस बात की। लेकिन प्रक्रिया कोई कोर्ट के खिलाफ कभी नहीं दी। कोर्ट के खिलाफ काम करने वाले तो यही लोग हैं। जिस तरीके से आप देखा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पहले सीजेआई होता था, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होते थे, उसमें सरकार ने कानून ला करके उनको हटाने का काम कर दिया। और वही सरकार कहेगी कि हम संविधान को मानते हैं, हम कोर्ट को मानते हैं। उन्होंने कोर्ट को हटा दिया। अब तो खुद प्रधानमंत्री हैं, एक विपक्ष का नेता है और एक खुद ही कैबिनेट का मंत्री है। दो लोग तो हो गए, तो वो दो एक से निर्णय तो वैसे उन्हीं के पक्ष में जाना है। तो अपने अनुसार जो भी उनका कोई यस मैन होगा उसी को तो वो बनाएंगे, उसी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे। और इसीलिए इतनी विसंगतियां हो रही हैं, इसीलिए इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि चुनाव आयोग अगर कोई चीज क्वेरी आती है, कोई कंप्लेंट्स आती है, उनको नहीं करती है। क्या हमने नहीं दिए थे 18,000 एफिडेविट दिए चुनाव आयोग को, आज तक कोई उसका जवाब ही नहीं आया। और बाकायदा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिखाया भी चैनल को, सबको बांटे वो पर्चे, ये देखिए पावती भी हमारे पास रिसीविंग है। लेकिन ये लोग मानते कहाँ है, कोर्ट को मानते हैं और किसी चीज को मानते हैं। तो ये जो अगर सत्ता पक्ष के स्वर में स्वर मिलाओगे तो फिर संवैधानिक संस्थाओं का जो ह्रास हो रहा है, जिस तरीके से उन पर आरोप लगा रहे हैं, और वो भी उसी तरीके से आकर के जवाब जैसे कोई पार्टी का प्रवक्ता देता उस तरीके से अगर जवाब देंगे, जबकि उनका पहला कर्तव्य ये होना चाहिए था कि वो भी आकर के संतुष्ट करें कि यहाँ जो क्वेरी हुई है उसका जवाब बिल्कुल तर्कसंगत दें, ना कि भाषा इस तरीके से हो कि भाई 7 दिन में ऐसा करो नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये भाषा तो गुंडों वाली होती है। तो जो संवैधानिक संस्था है उनका लगातार क्षरण हो रहा है और उस पर वो चिंता का विषय है और उन पर जरूर होना चाहिए। और अब एक सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट है उन्हीं पर आशा बची हुई है, कुछ टिकी हुई है कि ये कुछ करेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर जो निर्णय हुआ अच्छा है, निर्णय है। और जो कभी भी मैं तो कहता हूँ कि दूसरे दल का भी कोई हो, अगर कोई दोषी है तो कोर्ट इसीलिए है, कोर्ट दोषी ठहरा है। गलत आदमी को तो बिल्कुल जेल होना चाहिए, कोई भी हो, उसमें कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो गलत है तो जाएगा जेल। ठीक है राघवेंद्र जी, और आपने जो सवाल मुझसे किया था कि आप गिनवाइए, चाहे वक्फ संशोधन बिल हो, उसके अलावा एसआईआर हो, इन तमाम फैसलों पर आप कहीं ना कहीं फैसलों से इतर होते हुए नजर आते हैं। कोई बात नहीं, आज का विषय थोड़ा अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और चर्चा में आपने हिस्सा लिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां इस समय तेज होती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी तैयारी करती हुई नजर आ रही। सरकार और संगठन के बीच तालमेल पर इस समय जोर है। बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू होती हुई नजर आ रही हैं और राजनीतिक दलों ने भी कमर कसना शुरू कर दिया। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के संगठन और राज्य सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए पार्टी के महामंत्री यानी संगठन ने प्रदेश में क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया और तैयारियों को धार देने का काम यहां पर फिलहाल किया जा रहा है ताकि बेहतर तालमेल जो है वो विकसित किया जा सके। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार ने खाद्य उपलब्धता पर जानकारी दी है और 18 मंडलों में किसानों के लिए पर्याप्त खाद को लेकर जानकारी दी गई है। यूपी में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। सरकार की ओर से कहा गया है पिछले साल की तुलना में यूरिया ज्यादा बिका है और कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही। उर्वरक पर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। पिछले साल की तुलना में यूरिया इस बार ज्यादा बिका है और खाद बिक्री की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है किसान ज्यादा भंडारण ना करें, यानी स्टॉक अपने पास ना रखें, क्योंकि पहले से ही पर्याप्त मात्रा में जो है उपलब्धता है, तो ऐसे में अपने पास स्टॉक रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से मंत्री सूर्य प्रताप शाही का अखिलेश यादव पर हमला देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी सरकार में किसान सुसाइड
को मजबूर था। शाही की ओर से बयान सामने आया है। 86 लाख किसानों का योगी सरकार ने कर्ज माफ किया है और पहले किसान बुआई नहीं कर पाता था, ये शाही की ओर से कहा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सूर्य प्रताप शाही ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। प्रदेश में अब खाद यूरिया की कोई कमी नहीं है। शाही की ओर से बयान दिए गए हैं। जमाखोरी, कालाबाजारी और तस्करी पर लगातार प्रदेश सरकार की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उनकी ओर से कहा गया है कि उनके समय में किसान जो है वो सुसाइड करने को मजबूर था। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सपा एनएचआई के चेयरमैन आईएएस संतोष यादव के पिता के त्रयोदशी संस्कार में वो शामिल हुए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश बीजेपी सरकार पर जमकर इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को यूरिया खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जबकि अयोध्या में लोग खाद के लिए लाइन में लगे हैं। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाया गया। 2022 के बाद समाजवादी पार्टी ने बूथ पर काम किया था। मैं फिर एक बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने वोट बनवाने से लेके बचाने और पढ़वाने तक काम किया है, बनवाना, बचाना और पढ़वाना तक जो काम किया है, इसी तरह काम हम लोग 27 और 27 से आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। सर, हाईवे से ट्रैक्टर चोरी का मामला आप तक पहुंचा है? कई 100 ट्रैक्टर चोरी हो चुके हैं। बच के रखना है, बीजेपी की सरकार है, आपकी जेब ना काट ले कोई। इस सरकार में चोरी बढ़ी है और ट्रैक्टर इतनी बड़ी चीज चली जा रही है, बताओ, सरकार को पता ही नहीं है। सैकड़ों, कई 100 आपके जिले में, बगल के जिले में, और सुना है कुछ पकड़े भी गए हैं। लेकिन इतना बड़ा गैंग कैसे काम कर रहा है कि ट्रैक्टर तक चोरी हो जा रहे हैं? ये तो सोचने की बात है। इसका मतलब पुलिस चोरों को पकड़ने के अलावा और सब काम कर रही होगी। सर, धर्म युद्ध का पोस्टर आपका और राहुल गांधी का लखनऊ में लगा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? 27 में साथ आ रहे हैं क्या? धर्म की लड़ाई हमेशा चलती रही है। धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय का हमेशा एक तरह से संघर्ष चलता रहा है। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को छोड़े उसी दिन से कलयुग है, तो धर्म का लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहेगी। तो इसमें कृष्ण और सारथी कौन बनेगा? अखिलेश यादव कृष्ण होंगे या सारथी? अब इतना तो धर्म हमने नहीं पढ़ा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां यूरिया खाद संकट को लेकर सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, जिलाध्यक्ष लालजी यादव और पूर्व विधायक विजय पासवान की अगुवाई में हजारों लोग विजय पैलेस पर जमा हुए। बड़ी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और ज्ञापन सौंपा गया है। माता प्रसाद पांडे ने सरकार को किसान विरोधी करार दिया है, तो वहीं विजय पासवान ने बड़ी जनसभा कर खुद को मजबूत नेता साबित किया है। ये प्रदर्शन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा समय जिले का खाद, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, खाद के मुद्दे पर आया। दूसरा मुद्दा है यहाँ भ्रष्टाचार, चरम सीमा पर पहुंच गया, चाहे तहसील का हो, थाने का हो, वो है। तीसरा मुद्दा है कि हमारा सौहार्द भाईचारा जो बिगाड़ा जा रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में, उस दूरी को कम करने का प्रयास प्रशासन करे, इसको बढ़ावे दें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भर्ती होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समूह के 115 पदों पर जल्द भर्ती होगी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। समूह ख की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भर्ती होगी।
खबर मथुरा से है, जहां बलदेव थाना क्षेत्र के गांव मंडौरा में एक बुजुर्ग महिला की पेंशन गलत तरीके से कटवा दी गई। ग्राम प्रधान ने महिला को मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद करवा दी। जब महिला ने शिकायत की तो प्रधान ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार और गाली गलौज भी किए। महिला के पुत्र ने बताया कि प्रधान पति दबंग और भूमिया है, भूमिया है, जिन्होंने शिकायत के बाद रंजिश में पेंशन कटवाई है। बुजुर्ग महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की मांग की है। ये 75 साल की इनकी एज है। प्रधान दबंग भूमाफिया किस्म का है, उसकी हमने शिकायत की थी। इस वजह से उस रंजस के कारण हमारी माताजी की वृद्धा पेंशन उसने कटवा दी। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ अधिकारियों से हमारे को आश्वासन मिला, लेकिन आज तक कोई वृद्धा पेंशन चालू नहीं की। हमारी माताजी कल प्रधान के घर चली गई उसको पूछने के लिए कि हमारी पेंशन क्यों कटवा दी भैया तूने। उसने मृतक घोषित करके कि ये तुम्हारी माताजी मर चुकी हैं, इनकी योगेंद्र सिंह माता चंदा देवी मर चुकी हैं, इस वजह से पेंशन कटवा दी। तो माताजी कल वहाँ पहुंचे तो उन लोगों ने इनके साथ गाली गलौज मारपीट की है। मैं गई और फिर दाना के मोहना के अमर सिंह के और कलुआ के तीनों बैठे बाप बेटा। मैंने कही भैया हमारी पेंशन तुम्हारे कटवा दी, मरी लिखा दी, अब आवेगी कहना है। बेटनियों कही बाने के अरे दा सास वो पकड़ो बात कही, कलुआ पकड़ मेरी सास हुए मोहन ने और मत सिंह ने और झटक जई बहादुरे मारी पीटी धोवती उतार ली, बस मारी जट में यूं कर गिर पड़ी तो आंख में लग गई मेरी। झटे बोले अरे सास मर गई दी सके धोवती उतारी नहीं पहले तो आने ये खींच लाई पकड़ के या सास और पकड़ के और भीतर खींच लाओ बाने। नोएडा के सेक्टर 77 स्थित अंतरिक्ष कैम्बॉल सोसाइटी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फ्लैट में हो रही पति पत्नी की लड़ाई के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे गार्ड्स ने ही महिला के पति को बेरहमी से पीट दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि गार्डों ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर कई बार वार किए, जिससे सिर में 3 टांके आए हैं और शरीर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने थाना 113 पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनके अनुसार शिकायत के बावजूद पुलिस ने सिर्फ एनसीआर दर्ज किया और अब तक गार्ड्स के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। बुलंदशहर में पुलिस और तहसील कर्मचारियों की मौजूदगी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पेड़ कटान की शिकायत पर पेड़ों की गिनती कराई गई और टीम पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की भूमि पर लगे पेड़ काटने की शिकायत मिली थी। पुलिस के सामने ही प्रधान पक्ष और शिकायतकर्ता में मारपीट शुरू हो गई। पूरा मामला सियाना तहसील और नरसेना थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव का बताया जा रहा है। खबर आगरा से है, जहां के थाना मंटोला क्षेत्र के सुभाष बाजार में अत्याधुनिक एआई कैमरों से सुसज्जित पुलिस चौकी का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। इस पहल से भीड़भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। एआई कैमरे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर तुरंत अलर्ट जारी करेंगे, जिससे अपराध नियंत्रण, लापता बच्चों की तलाश और भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी। पुलिस कमिश्नर ने चौकी निर्माण में सहयोग देने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया और इसे स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अहम कदम बताया। सुभाष नगर यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर एआई से आच्छादित जो कैमरे हैं वो पूरा लगाया गया है और इसका फायदा पुलिस विभाग को, जो जितने भी हमारे बंदोबस्त होते हैं, जो जुलूस निकलते हैं, और ये शहर का सबसे पुराना भाग है, पुराना मंदिर मनकामेश्वर मंदिर से लेकर के जामा मस्जिद सब कुछ इस इलाके के अंतर्गत है, इस मंडोला में। तो उन सब जगह जुलूस में और इन सभी जगह इसका फायदा होगा। और चूंकि यह कैमरा एआई से आच्छादित है, वो भी टेक्नोलॉजी लगाई गई है।
और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।